हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी जूलॉजी वाली मैडम और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टेप्स इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन और मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं ब्रीदिंग के मैकेनिज्म में और क्या क्या स्टेप्स रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप जो रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होता है दैट इज ब्रीदिंग या फिर पल्मोनरी वेंटिलेशन, जिसके बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है। ब्रीदिंग में जब हम क्या करते हैं, इनहेलेशन मतलब इंस्पिरेशन, मतलब कि हम इनहेल कर रहे हैं एयर को। जब हम एयर इनहेल कर रहे हैं तो वो कहाँ पर जाकर फिल हो रही है, एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई एक्सपैंड कर रहे हैं। अब इन एल्वियोलाई के पास हमारी ब्लड कैपिलरीज आ रही है। तो होता क्या है, फर्स्ट स्टेप इनहेलेशन होने के बाद अब इन एल्वियोलाई से जो ऑक्सीजन होती है वो तो डिफ्यूजन के थ्रू चली जाती है इनटू द ब्लड कैपिलरीज, और ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो डिफ्यूज होके आ जाती है एल्वियोलाई में। तो सेकेंड स्टेप इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन क्या होता है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड एल्वियोलाई। अब जो ऑक्सीजन इस ब्लड में आ गई है उस ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करके लेकर जाना है टुवर्ड्स सेल्स या टिश्यूज। तो थर्ड स्टेप जो रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होता है वो होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट किया जाता है लंग्स से लेकर टिश्यूज के पास, और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट किया जाता है टिश्यूज से लेकर वापस लंग्स के पास। तो ये ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस थ्रू ब्लड हमारा थर्ड स्टेप हो जाता है रेस्पिरेशन का। फोर्थ स्टेप, अब जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया है टिश्यूज के पास तो इस ब्लड से ये जो ऑक्सीजन है वो टिश्यूज के सेल्स में डिफ्यूज कर जाएगा, और इन सेल्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है इट विल डिफ्यूज बैक टू ब्लड। तो फोर्थ स्टेप हमारा यहाँ पर क्या हो गया है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज, ब्लड और टिश्यूज के बीच में डिफ्यूजन होना। फिफ्थ और लास्ट स्टेप क्या होता है कि ये जो ऑक्सीजन अब सेल्स में चला गया है इस ऑक्सीजन को सेल्स यूटिलाइज करेंगे और इससे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करके एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। तो दीज आर द 5 मेजर स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन। इनके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। ब्रीदिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन फर्स्ट स्टेप, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड। थर्ड होगा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस थ्रू ब्लड। फिर आएगा हमारे पास डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, और लास्ट है उस गैस को यूटिलाइज करना सेल्स के थ्रू टू प्रोड्यूस एनर्जी। अब इन्हीं स्टेप्स को इस चैप्टर में अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं विद ब्रीदिंग या फिर पल्मोनरी वेंटिलेशन। ब्रीदिंग में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं, क्या मसल्स हमारी हेल्प कर रही हैं टू ब्रीथ, उनके बारे में पहले हम पढ़ते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ ब्रीदिंग। कंपोनेंट्स ऑफ ब्रीदिंग में सबसे पहले आता है डायाफ्राम। डायाफ्राम क्या है, ये एक स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर होता है, स्केलेटल मसल के थ्रू बना हुआ स्ट्रक्चर होता है, जिन मसल्स को हम बोलते हैं फ्रेनिक मसल्स। डायाफ्राम की मसल्स को बोला जाता है फ्रेनिक मसल्स। डायाफ्राम जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी देखा कि ये अगर हमारी राइट लंग है, ये लेफ्ट लंग है, तो इनके नीचे ये एक डोम शेप स्ट्रक्चर जो है, जो राइट साइड से थोड़ा सा ऊपर की तरफ ज्यादा उठा हुआ है, इसको हम बोल रहे हैं डायाफ्राम। तो क्योंकि डायाफ्राम लंग्स के नीचे प्रेजेंट है तो डायाफ्राम के ऊपर थोरैसिक कैविटी है और डायाफ्राम के नीचे हमारी एब्डोमिनल कैविटी है। तो डायाफ्राम एक स्केलेटल मसल का सेप्टम या स्ट्रक्चर है जो कि थोरैसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से अलग कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। प्लस डायाफ्राम के बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इस चैप्टर में भी पूछा जाता है, प्लस एनिमल किंगडम के में भी पूछा जाता है, वहां भी मैमल्स से इस पे क्वेश्चन आता है कि डायाफ्राम इज यूनिक टू मैमल्स। डायाफ्राम जैसी और मसल्स रेप्टाइल्स, क्रोकोडाइल्स में भी प्रेजेंट होती हैं, पर ट्रू डायाफ्राम इज यूनिक टू मैमल्स। दूसरी मसल जो रेस्पिरेशन में या ब्रीदिंग में हमारी हेल्प कर रही है वो होती है इंटरकोस्टल मसल्स।
इंटरकोस्टल मसल्स का मतलब क्या है? ये मसल्स प्रेजेंट होती हैं बिटवीन रिब्स। जैसे कि अगर ये है रिब्स, तो रिब्स के बीच बीच में ये इंटरकोस्टल मसल्स अरेंज्ड होती हैं कुछ इस तरीके से। इन मसल्स को कहा जाता है इंटरकोस्टल मसल्स। ये इंटरकोस्टल मसल्स दो तरीके की होती हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। हैं दोनों इंटरकोस्टल मसल्स, लेकिन इनकी अरेंजमेंट थोड़ी डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से इनका फंक्शन भी अलग होता है। जब हम इनहेल कर रहे हैं, इनहेलेशन कर रहे हैं, तो हमारी जो चेस्ट कैविटी है वो अपवर्ड और आउटवर्ड मूव कर रही है। This is due to the contraction of external intercostal muscles. जब external intercostal muscles contract करती हैं, तो हमारी जो chest cavity है या जो ribs और sternum है, they move upward and outward. दूसरी तरफ जब हम forceful exhalation करते हैं, करके देखेंगे सब लोग, जब फोर्सफुल एक्सलेशन कर रहे हैं तो हमारी जो चेस्ट कैविटी है या जो रिब्स और स्टर्नम है वो नॉर्मल से भी और नीचे, इनवर्ड और डाउनवर्ड पुश हो रही है। दैट इज ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो ये रिब्स और स्टर्नम को और डाउनवर्ड और इनवर्ड मूव कराने में हेल्प करेंगी। इन दो मसल्स की हेल्प से डायाफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स हमें मेजरली ब्रीदिंग में हेल्प होती है। दूसरी चीज हमें यहाँ जो ध्यान रखनी है वो क्या है कि गैसेस हमेशा मूव करती हैं कहाँ से कहाँ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। अब इन्हीं तीनों चीजों को मिला के हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। सबसे पहले इनहेलेशन और फिर एक्सहेलेशन। तो बहुत ही सिंपल तरीके से अगर हम इसे समझने की कोशिश करें, इनहेलेशन के मैकेनिज्म को मैं पहले आपको समझाती हूँ। इनहेलेशन में क्या होता है कि ये जो हमारा, सबसे पहले मैं इसे लेबल कर देती हूँ, इसे समझें। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि ये पीछे हमारा क्या है, वर्टिब्रल कॉलम। ये थोरैसिक कैविटी है, डोर्सली फॉर्म्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रली इट इज फॉर्म्ड बाय स्टर्नम, लेटरली इट इज फॉर्म्ड बाय रिब्स, और नीचे से इट इज क्लोज्ड बिलो बाय डायाफ्राम। दिस इज द डायाफ्राम। ठीक है, अगर ये थोरैसिक कैविटी है तो ये इस थोरैसिक कैविटी का एंटीरियर एंड है, ये इसका पोस्टीरियर एंड है। वर्टिब्रल कॉलम जो हमारा है वो डोर्सल साइड पे है, तो ये डोर्सल साइड है, और ये स्टर्नम और रिब्स जो है ये हमारी वेंट्रल साइड। अब इस चीज को समझे, ड्यूरिंग इनहेलेशन क्या होता है, हमारा जो डायाफ्राम है सबसे पहले वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो ऐसे नीचे की तरफ आ जाएगा और फ्लैटन हो जाएगा। डायाफ्राम जो पहले डोम शेप्ड है, कर्व्ड है, जब वो उसकी मसल्स, फ्रेनिक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो डायाफ्राम विल बिकम फ्लैटेड। डायाफ्राम के फ्लैट होने से क्या होगा, इतना पोर्शन ये जो है थोरैसिक कैविटी का ये इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? दूसरी चीज, यहां पर कॉन्ट्रैक्ट करेंगी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। अभी हमने देखा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो रिब्स और स्टर्नम will move upward and outward. रिब्स और स्टर्नम जब बाहर और ऊपर की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो थोरैसिक कैविटी की जो वॉल्यूम है वो ऐसे इंक्रीज हो जाएगी। तो मतलब इतनी जो वॉल्यूम है थोरैसिक कैविटी की वो इंक्रीज हो जाएगी ड्यू टू दी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। तो हुआ क्या, देखो, जब डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो इस डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्ट किया, मतलब एंटीरियो पोस्टीरियर। डायाफ्राम के कॉन्ट्रैक्ट करने से ये जो थोरैसिक कैविटी की वॉल्यूम बड़ी है, दैट इज अलोंग द एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। ठीक है, दूसरी तरफ अगर हम देखें रिब्स और स्टर्नम की बात करें, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की बात करें, तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से जो थोरैसिक कैविटी की वॉल्यूम है वो इस डायरेक्शन में इंक्रीज करी है।
डोर्सो वेंट्रली इंक्रीज करी है। ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनको याद रखना है। अब ओवरऑल इन दोनों मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एंटीरियर पोस्टीरियर एज वेल एज डोर्सो वेंट्रल, दोनों तरफ से, दोनों डायरेक्शन, दोनों एक्सिस की तरफ से हमारी थोरैसिक कैविटी की वॉल्यूम इंक्रीज कर गई है। अब जब वॉल्यूम यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है तो अंदर का प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर अगर कम हो गया, मतलब लंग्स के अंदर का प्रेशर अगर कम हो गया, और एज कंपेयर टू इंटरनल प्रेशर, बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है दैट इज मोर, तो गैसेस अभी हमने पढ़ा कहाँ से कहाँ मूव करेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, ड्यू टू द लेस या नेगेटिव प्रेशर which is built up inside the pulmonary cavity। जो एयर है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड मूव कर जाती है, एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड इनहेलेशन। तो यहाँ पर समझने वाली बात देखो क्या है, हमने क्या किया, लंग्स को या थोरैसिक कैविटी या पल्मोनरी कैविटी को एक्सपैंड किया। एक्सपैंड करने की वजह से हमने कम प्रेशर वाली कंडीशन बनाई। कम प्रेशर को हम बोल रहे हैं नेगेटिव प्रेशर, ज्यादा प्रेशर को हम बोल रहे हैं पॉजिटिव प्रेशर। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करा जिसकी वजह से हमारी लंग्स में एयर जो है वो बाहर से अंदर आई। ठीक है, इसे हम बोल रहे हैं नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग। इस नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग का कई बार क्वेश्चंस में, क्योंकि लो प्रेशर की जगह नेगेटिव प्रेशर भी लिखा हुआ आ जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। ऐसे ही आगे ये कहाँ पे काम आएगा, जब हम फ्रॉग पढ़ेंगे तो फ्रॉग में होती है पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग। वो क्या होती है वो मैं आपको वहीं पर एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, तो हमने फिलहाल यहाँ पर क्या किया है, एक लेस प्रेशर, लो प्रेशर को हमने बनाया है जिसकी वजह से बाहर से जो एयर है वो अंदर आ जाए। तो लो प्रेशर बना के ब्रीथ किया है, इनहेल किया है, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग। तो इसको अगर हम रिकैप देते हैं तो देखो क्या है, डायाफ्राम इनहेलेशन के टाइम पर डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा। डायाफ्राम के कॉन्ट्रैक्ट करने से वॉल्यूम होगी थोरैसिक कैविटी की इंक्रीज अलोंग एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो वॉल्यूम इंक्रीज होगी थोरैसिक कैविटी की अलोंग दी डोर्सो वेंट्रल एक्सिस। जैसे जैसे थोरैसिक कैविटी की वॉल्यूम इंक्रीज होगी वैसे वैसे पल्मोनरी कैविटी की भी वॉल्यूम इंक्रीज होगी। दोनों में डिफरेंस है, याद रखना है। थोरैसिक कैविटी अलग है, थोरैसिक कैविटी इज द चेस्ट कैविटी जिसके अंदर लंग्स है, और लंग्स की कैविटी इज द पल्मोनरी कैविटी। तो जब जब थोरैसिक कैविटी की वॉल्यूम में चेंज आएगा तब तक पल्मोनरी कैविटी की वॉल्यूम में भी चेंज आएगा। ये इंक्रीज करेगी तो क्या होगा, इनसाइड प्रेशर विल डिक्रीज और एयर जो है वो बाहर से अंदर आ जाएगी। दिस इज इनहेलेशन। इनहेलेशन में हो क्या रहा है, डायाफ्राम और जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं ये दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो एनर्जी यूज हो रही है, एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, तो इसीलिए इनहेलेशन को हम बोलते हैं इट इज एन एक्टिव प्रोसेस। एक्टिव प्रोसेस का मतलब क्या है कि इसमें एनर्जी यूज हो रही है, मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। दिस इज ऑल अबाउट इनहेलेशन। अब हम आगे चलते हैं एक्सहेलेशन के मैकेनिज्म पे। एक्सहेलेशन में क्या हो रहा है, ये देखो, ऑलरेडी जो डायाफ्राम है वो फ्लैटन हुआ है, यहाँ पर फ्लैट हुआ है क्योंकि डायाफ्राम अभी इनहेलेशन से कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में था। एक्सहेलेशन में क्या होगा कि ये डायाफ्राम रिलैक्स कर जाएगा, वापस अपनी ओरिजिनल शेप और साइज गेन कर लेगा। डायाफ्राम विल अगेन बिकम डोम शेप्ड, कर्व्ड हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। दूसरी तरफ इनहेलेशन में कॉन्ट्रैक्ट करी थी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स भी वापस से रिलैक्स कर जाएंगी और अपनी ओरिजिनल शेप और साइज गेन कर लेंगे। तो क्या हुआ, डायाफ्राम के कॉन्ट्रैक्ट करने की, रिलैक्स करने की वजह से थोरैसिक कैविटी की वॉल्यूम वापस से डिक्रीज हो गई एंटीरियो पोस्टीरियरली, और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के रिलैक्स करने की वजह से थोरैसिक कैविटी की वॉल्यूम वापस से डिक्रीज हो गई डोर्सो
वेंट्रली। अब क्योंकि ये वॉल्यूम डिक्रीज हो गई तो अंदर का जो प्रेशर है वो क्या हो गया, इंक्रीज। अंदर का प्रेशर हो गया है इंक्रीज, बाहर एटमॉस्फेरिक एयर का प्रेशर जो है वो कंपैरेटिवली है कम, तो एयर कहां से कहां जाएगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, एयर विल बी एक्सेल्ड आउट। तो एक्सेलेशन में कुछ भी नहीं हो रहा है, जो मसल्स इनहेलेशन में कॉन्ट्रैक्ट करी थी नॉर्मल एक्सेलेशन में बस वही मसल्स रिलैक्स कर दी, और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देखें, डायाफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स वापस से रिलैक्स हो जाएंगी, अपने ओरिजिनल शेप और साइज को गेन कर लेंगी। वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी डिक्रीज होगी और हेंस वॉल्यूम ऑफ पल्मोनरी कैविटी भी डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से अंदर का प्रेशर विल इंक्रीज, और अंदर हाई प्रेशर बाहर लो प्रेशर होने की वजह से एयर विल मूव आउट। दिस इज नॉर्मल एक्सेलेशन। नॉर्मल एक्सेलेशन और नॉर्मल इनहेलेशन में अभी तक हमने देखा यही दो मसल्स काम आ रही हैं, डायाफ्राम, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो इनहेलेशन होगा, रिलैक्स करेंगी तो एक्सेलेशन होगा। थर्ड पार्ट यहाँ पर जिसके बारे में एनसीईआरटी सिर्फ एक लाइन देती है कि एडिशनल मसल्स यूज करके, एडिशनल एब्डोमिनल मसल्स यूज करके हम स्ट्रेंथ ऑफ इनहेलेशन और एक्सेलेशन को भी चेंज कर सकते हैं। सिर्फ इसी लाइन की वजह से, ये एनसीईआरटी की लाइन है जिसकी वजह से हम यहाँ पर पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ फोर्सफुल एक्सेलेशन। फोर्सफुल एक्सेलेशन कैसे की जाती है और उसमें क्या क्या मसल्स इन्वॉल्व होती हैं। अब ये जो थोरैसिक कैविटी यहाँ पर आपको दिखाई गई है, ये रिलैक्स्ड स्टेट में, इसमें डायाफ्राम भी रिलैक्स कर रहा है और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स भी रिलैक्स्ड है, डायाफ्राम अपना कर्व्ड है, ठीक है। फोर्सफुल एक्सेलेशन के टाइम पर क्या होगा, एब्डोमिनल मसल्स, यहाँ जो नीचे एब्डोमेन होता है, डायाफ्राम के नीचे हमने बोला यहाँ पर एब्डोमेन होता है, एब्डोमिनल कैविटी है। एब्डोमिनल मसल्स क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट। एब्डोमिनल मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से डायाफ्राम को पुश किया जाएगा और ऊपर की तरफ, मतलब वो कर्व तो था ही लेकिन वो और कर्व हो जाएगा, इट विल कर्व फर्दर और डोम शेप हो जाएगा ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एब्डोमिनल मसल्स। दूसरी तरफ यहां पर रोल आता है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो रिब्स और स्टर्नम जो है, अभी हमने ऊपर देखा था कि वो डाउनवर्ड और इनवर्ड मूव करते हैं। जब इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो रिब्स और स्टर्नम के नीचे आ जाने की वजह से वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी नॉर्मल से भी ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी। अब क्योंकि इतना ज्यादा डिक्रीज हो गया है तो प्रेशर इनसाइड दी पल्मोनरी कैविटी वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और बाहर प्रेशर जो है वो कम है, तो एयर जो है वो फोर्सफुली बाहर की तरफ पुश की जाएगी। तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स एज वेल एज एब्डोमिनल मसल्स दोनों हेल्प कर रही हैं एयर को फोर्सफुली बाहर एक्सहेल करने में, नॉर्मल से भी और कम कर दे रही है वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी को, जिससे प्रेशर और ज्यादा हाई बिल्डअप हो रहा है और एयर एकदम से बाहर की तरफ फोर्सफुली जा रही है। यहीं पर ये चीज लिखी हुई है सेम, एब्डोमिनल मसल्स ड्यूरिंग फोर्सफुल एक्सेलेशन, एब्डोमिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी जिसकी वजह से डायाफ्राम को पुश किया जाएगा और डायाफ्राम और कर्व्ड होता जाएगा। दूसरी तरफ इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, इन दोनों की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वॉल्यूम जो होगी थोरैसिक कैविटी की वो फर्दर डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से वॉल्यूम ऑफ पल्मोनरी कैविटी भी फर्दर डिक्रीज हो जाएगी और एयर फोर्सफुली बाहर एक्सहेल कर दी जाएगी। अब इस पूरी चीज में मैंने आपको ये बताया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी की जिसपे पीवाईक्यू भी है, प्रीवियस ईयर नीट में ये क्वेश्चन आया हुआ है, स्टेटमेंट 1, 2 करेक्ट इनकरेक्ट या फिर असर्शन रीजन की फॉर्म में। तो ये स्टेटमेंट एनसीईआरटी की है कि एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ लंग्स इन थोरैक्स इज सच दैट एनी चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी विल बी रिफ्लेक्टेड इन द पल्मोनरी कैविटी। थोरैसिक कैविटी में अगर चेंज होगा तो पल्मोनरी कैविटी में भी चेंज होगा। थोरैसिक कैविटी की वॉल्यूम इंक्रीज करेगी तो पल्मोनरी कैविटी की भी इंक्रीज करेगी, थोरैसिक कैविटी की वॉल्यूम डिक्रीज होगी तो पल्मोनरी कैविटी की वॉल्यूम भी डिक्रीज होगी। We cannot directly alter the pulmonary volume.
डायरेक्टली हम लंग्स की या पल्मोनरी कैविटी की वॉल्यूम को बढ़ा घटा नहीं सकते हैं, उसके लिए थोरैसिक कैविटी में भी चेंज आएगा ही आएगा। ये दोनों लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ यहाँ पर खत्म होता है हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्सलेशन या मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। इस टॉपिक में अगर कहीं भी आपको अभी भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, या फिर मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक भी भेजा हुआ है। आपको कोई भी और क्वेश्चंस में डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, जो अभी चल रहा है टॉपिक उससे रिलेटेड नहीं भी हैं, तो भी आप उस टेलीग्राम चैनल में ज़रूर पोस्ट कर सकते हैं। मैं वहाँ पर एक्टिव रहूँगी और आपके डाउट्स का जवाब देती रहूँगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसके लिए प्रिपेयर होके आएंगे। जितना भी अभी मैंने पढ़ा है इसको बहुत अच्छे से पढ़ के आएंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस अपलोड करने वाली हूँ, और पिछली बार की तरह आपको कुछ होमवर्क या ट्राई योरसेल्फ क्वेश्चंस भी दूंगी। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियोस मेरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि और भी बच्चे इन वीडियोस को देख के बेनिफिट ले सकें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।